in this all this thing, I forgot to kind of get your introduction out. So Nupur, I think the best thing is to do is if you can introduce yourself. And before you do that, thank you so much for doing this session. I apologize for the low numbers, No but problem. whoever is not here is their loss. So over to you. Okay. Thank you, Sarvi. Hi, everyone. I am Nupur Agarwal, and I am a chartered accountant, and I'm practicing in Lucknow. And today, I'll be telling you about the various tax regimes and various changes that have been introduced by the Finance Ministry by Budget to 2020. And these changes, and I'll be also comparing these changes with the year 2019-20, so that you all come to know about what is the actual difference in year 2019-20 and to year 2020-21. So whatever the major tax regimes, major changes that may affect the business class, the salary class, I'll be telling you about all those changes. So should we start? Yeah. So the first change that the major change that has been brought by the budget 2020 is changes in the slab rates. Now, changes in the slab rates, like earlier, what happened is what the slab rates that we used to have, there were only three rates. 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था या 5% का टैक्स था. 5 लाख से 10 लाख की इनकम तक पे हमारा 20% का स्लैब रेट था और 10 लाख से ऊपर तक की जितनी इनकम थी उस पर 30% का स्लैब रेट था. बट अब जो नया टैक्स रिजीम आया है उसमें जो डिफरेंस ये है कि 2,50,000 तक के कोई टैक्स नहीं है, सेम जैसे पहले था. 2.5 से 5 लाख तक के 5% है, 5 से 7.5 लाख तक के 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक के 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख तक के 20% है, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% है, एंड में इतने चेंजेस करे हैं कि जो टैक्स रेट्स हैं उसमें आए हैं. और उसकी वजह से और भी जो डिफरेंस है वो ये है कि ओल्ड टैक्स रजीम में हमको डिडक्शंस काफी ज्यादा हम क्लेम करते थे. फॉर एग्जांपल डिडक्शंस इन द सेक्शन 80C में डिडक्शंस हम कैसे क्लेम करते थे, जैसे कि हमने LIC का अपना प्रीमियम पे किया है या हमने अपने बच्चों की फीस पे करी है और या हमने PPF में कंट्रीब्यूशन किया है, उन सब के डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते थे. 80D में हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते थे, जैसे कि जो हमारी मेडिकल क्लेम है उसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते थे. 80TTA में हम लोग इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक पे देते हैं उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते थे. 80EE में जो इंटरेस्ट हम लोग हाउसिंग लोन पे देते हैं, बिकॉज काफी लोगों के हाउसिंग लोन्स होते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है वो हम ले सकते थे. बट जो नया टैक्स रजीम जो आया है जिसमें स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस बताए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें हम जो डिडक्शंस जितनी भी मेजर डिडक्शन जैसे कि 80C के डिडक्शन, 80D के डिडक्शन, 80EEA के डिडक्शन, 80TTA के डिडक्शन, ये सब हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे. पुराने टैक्स रजीम में हम क्लेम कर सकते हैं, बट नए टैक्स रजीम में हम डिडक्शंस एक भी कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं. दूसरा ड्रॉबैक जो नई स्कीम का है वो ये है कि अगर एक बार आपने ओल्ड से न्यू टैक्स रजीम में अगर आप शिफ्ट हो गए, अगर दूसरी बार आप वापस ओल्ड टैक्स रजीम में नहीं जा पाएंगे. ओनली एक एक्सेप्शन है उसके लिए, सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप ओल्ड से न्यू में जाते हैं एंड आपके पास एक बार अपॉर्चुनिटी और होगी कि आप वापस ओल्ड में आ जाए, बट अगर उसके बाद देन अगेन अगर आप न्यू में गए तो आपके पास कोई भी आपको रिलीफ नहीं दी जाएगी और आपको न्यू रजीम से ही अपना टैक्स जो है वो चलाना पड़ेगा. दूसरा जो है, जो 5 लाख तक की अगर हमारी इनकम रहती है, तो चाहे 5 लाख में ओल्ड रजीम में हो चाहे न्यू रजीम में हो, हमें एक 87A के अंदर रिलीफ मिलती है 12,500 रुपीज की. तो अगर हमें वो जो टैक्स रजीम मिलती है उसके वजह से हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन अब यहीं पे अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी की इनकम है 6,50,000 रुपीज की, ओल्ड टैक्स रजीम में, न्यू टैक्स रजीम में भी 6,50,000 की इनकम है. अगर हम ओल्ड रजीम के उस हिसाब से देखें तो अगर हमने 6,50,000 की हमारी इनकम है और हमने 1.5 लाख की उससे रिडक्शन ले ली है, तो जो 5 लाख पे 5 लाख हमारे पास कोई टैक्स नहीं आता, बिकॉज हम रिडक्शन क्लेम कर रहे हैं. 5 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो 12,500 रुपीज बनेगा 5% के हिसाब से, और हमें 87A के अंदर रिलीफ मिल जाएगी और हमें कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना पड़ेगा. नुपुर इट्स अ लिटिल फास्ट फॉर अस. आपको शायद डिजिट्स पता है, हमें नहीं पता है. थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाइए. हाँ, बिकॉज आई एम लाइक हाँ अभी तो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, यू आर टेलिंग द आंसर, सो थोड़ा सा स्लो
down a little bit. अच्छा, Will help. okay, sorry, okay. That's okay. I'm sure when I'm talking passionately as well, होता है. ओके एंड जो नए टैक्स regime है, बिकॉज नए टैक्स regime में हम डिडक्शंस नहीं क्लेम कर सकते हैं. हमारे पास जैसे अगर 6,50,000 की हमारी इनकम है, क्योंकि हम डिडक्शंस नहीं क्लेम कर सकते हैं, इस वजह से जो हमारा टैक्स स्लैब रेट लगेगा वो 10% का लगेगा 1.5 लाख पे, और 5 लाख पे 5% का लगेगा, और हमको पूरा टैक्स उस पे पे करना पड़ेगा उस केस में. अंडरस्टूड? कि मतलब अगर ओल्ड टैक्स regime में उसमें हम डिडक्शंस क्लेम करके अगर हमारी इनकम को 5 लाख रुपए तक ले आते हैं तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. लेकिन क्योंकि न्यू regime में हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हमें पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे एक चीज और, अगर हम ओल्ड टैक्स regime में देखें और न्यू टैक्स regime में कंपैरिजन देखें, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है, ना ही सी की, ना ही डी की, ना ही की, कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि वो न्यू टैक्स regime में जाए. बिकॉज न्यू टैक्स regime में कंपैरेटिवली जहाँ पे हम 5 से 10 लाख में हम अभी 20% दे रहे हैं, वहां पे इट इज डिवाइडेड कि 5 10 में आप 10% देंगे, जैसे 12.5 में आप 15% देंगे, तो दैट इज डिवाइडेड. तो वहां पे आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी. और अगर हम एक मैं आपको इनकम के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपकी 10 लाख की इनकम है, तो ओल्ड टैक्स regime में जहाँ आप लोग 1,17,000 रुपए देंगे, वहां आप नए टैक्स regime में ओनली 78,000 रुपीज देंगे. और ये सिर्फ उस केस में है जहां हम डिडक्शन नहीं क्लेम करते, हम 1 रुपये डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं और हमारी इतनी इनकम है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम हमेशा जाएं न्यू टैक्स regime की तरफ. अब हम आते हैं कि अगर हमारी डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए है सपोज, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए में भी अगर हम 7,50,000 तक की हमारी इनकम है, तो हमारी जो ओल्ड टैक्स regime है उसमें बेनिफिट होएगा, और उसमें हम 3,200 रुपए अपने सेव कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द न्यू टैक्स regime. लेकिन अगर अगेन हम 10 लाख से ऊपर जाएंगे और सिर्फ 1.5 लाख की रिडक्शन है हमारी, तो हमारे लिए बेनिफिट जो रहेगा वो न्यू टैक्स regime में रहेगा. देन हम आते हैं जैसे सिर्फ, मतलब इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप 15 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है, ठीक है, और आपके पास अच्छी खासी डिडक्शंस भी हैं, जैसे आप 2,25,000, 2,50,000 डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप नए टैक्स ओल्ड टैक्स regime में जाओ और नए टैक्स regime में मत जाओ. बिकॉज जो नया टैक्स regime है उसमें आगे जाके आपको अगर सपोज, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट हर इंसान करता है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करते हैं. मेडिकल क्लेम में भी इंसान इन्वेस्ट करता है, बच्चों की फीस होती है तो वो देता ही देता है, उसके बाद LIC का प्रीमियम भी वो पे करता ही करता है. तो हमारे पास रिडक्शंस क्लेम करने के लिए हमेशा रहती ही रहती हैं. अगर हम एक बार नए टैक्स regime में चले गए और हमारी इनकम जहां इंक्रीज होने लगी, वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका जो टैक्स रेट और जो टैक्स अमाउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम डिडक्शंस का अमाउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा उस केस में. बिकॉज अगेन वही प्रॉब्लम है कि हम ओल्ड टैक्स regime में वापस नहीं आ सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर हमारे पास रिडक्शंस हैं, अगर हमारी जो इनकम है वो आगे जाके इंक्रीज होने वाली है, तो हम हमेशा ओल्ड टैक्स regime में रहें और न्यू टैक्स regime में ना जाएं. तो ये और कुछ अप्रॉक्स 78 एग्जेम्पशंस हैं, कुछ 78 डिडक्शंस हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि वो जो हम एग्जेम्पशंस ऑफ जो डिडक्शंस हम लोग ओल्ड टैक्स regime में क्लेम कर सकते हैं, वो हम न्यू टैक्स regime में क्लेम ना करें. तो ये एक लॉस एक तरह का कह सकते हैं. जो लोग और जो लोग अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा पार्ट इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली, तो उनके लिए एक तरह से ये लॉस है. बट जो लोग अपनी जिनकी इनकम कम है या जिनकी इनकम एक स्टैग्नेंट रहने वाली है फॉर सम टाइम पीरियड एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि वो जो हमारी ओल्ड टैक्स जो न्यू टैक्स regime है जिसमें जो स्लैब रेट्स हैं, जो टैक्स रेट्स हैं जो रिड्यूस हो गए हैं, उसमें वो लोग जाके अपने टैक्सेस को पे करें, तो दे विल सेव अ वेरी नाइस अमाउंट एज कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स regime. तो ये तो था एक पहला डिफरेंस हमारा, जो कि 1920 में हमारे स्लैब रेट्स क्या थे और 2021 में हमारे स्लैब रेट्स क्या रहे. सेकेंड है हमारी टैक्स ऑडिट की लिमिट जो चेंजेस आए हैं. जो ओल्ड टैक्स regime था यानी कि 1920 में जो टैक्स ऑडिट की लिमिट थी, जो बिजनेस को कराना होता था, टैक्स ऑडिट कराना होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट से,
और उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, उसकी लिमिट पहले थी 1 CR, यानी कि अगर आपके जो टर्नओवर है, अगर आपकी सेल्स है वो 1 CR है या उसके अबव है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। बट इन द न्यू टैक्स रेजिम 2021 में ये लिमिट 1 CR से करके 5 CR तक हो गई है। और लेकिन उसमें भी एक एग्जेम्पशन, उसमें भी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स हैं या जितने भी हमारे पेमेंट्स हैं वो 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपकी 5 करोड़ की आपकी सेल्स है, लेकिन क्या है कि आपके जो टर्नओवर है उसमें 5% से ज्यादा कैश में आपने पेमेंट रिसीव किया है। हाँ, हो सकता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा हो कि आप कैश में ज्यादा पेमेंट रिसीव करते हैं, देन आपकी जो 5 करोड़ की लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। एंड अगेन आपको जो टैक्स ऑडिट आपकी लिमिट होगी वो 1 CR ही होगी और आपको अगेन ऑडिट कराना होगा। तो दिस इज द सेकंड डिफरेंस जो कि ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम में। आई थिंक अब पेस ठीक है सुरभि, इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, okay. Then we have date of filing return. पहले क्या होता था कि जो टैक्स ऑडिट की डेट थी, मतलब जैसे कुछ फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो उसमें जो टैक्स ऑडिट की जो डेट होती थी वही डेट होती थी उसकी रिटर्न फाइलिंग की। दो चीजें अलग अलग है। टैक्स ऑडिट अलग चीज होती है, उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है, और रिटर्न अलग होती है जो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपनी अपलोड करते हैं। तो जो रिटर्न की डेट होती थी और टैक्स ऑडिट की डेट होती थी वो सेम होती थी, 30 सितंबर होती थी। उसकी वजह से काफी सारे कंप्लायंसेस नहीं हो पाते थे, बहुत लोगों को लेट फीस जमा करनी पड़ती थी। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि अब वो जो डेट है इनकम टैक्स फाइलिंग और जो टैक्स ऑडिट जिनके केसेस हैं, जैसे कि जो पार्टनर्स हैं जिनकी फर्म्स का टैक्स ऑडिट होना है, या कोई फर्म्स है या कंपनीज है या इंडिविजुअल है जिनका टैक्स ऑडिट होना है, तो वो टैक्स ऑडिट तो वो करा सकते हैं। उनकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसकी डेट जो है वो 31 अक्टूबर हो गई है, मतलब एक महीने से एक्सीड हो गई है वो लिमिट। ओके, नाउ वी हैव चेंजेस इन डिविडेंड। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि डिविडेंड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। डिविडेंड पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले का सिनेरियो कैसा था और अब सिनेरियो कैसा है। पहले सिनेरियो ये होता था कि जब भी कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी या डिविडेंड देती थी, एएमसीज को देती थी, तब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, ठीक है। एंड अगेन जब एएमसीज अपने यूनिट होल्डर्स को जब डिविडेंड देती थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, अगेन वो लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले अप्रोक्सीमेटली था 20.26% का, और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का बर्डन था वो हमेशा कंपनीज पे जो डिस्ट्रीब्यूट करती थी उन पे जाता था। तो जो न्यू रेजीम है उसमें क्या हुआ है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है, और जो अब टैक्स का बर्डन है वो इंडिविजुअल रिसीवर पे जाएगा। मतलब जो कि डिविडेंड रिसीव करेगा उस पे वो टैक्स का बर्डन जाएगा। तो टैक्स का बर्डन कितना जाएगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का वो जो अमाउंट रिसीव कर रहा है डिविडेंड अमाउंट पूरे साल में वो 5,000 रुपए से एक्सीड करता है, तो उस पे 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही केस में है कि अगर डिविडेंड कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ मतलब यूनिट होल्डर्स को म्यूचुअल फंड्स के केस में, और दूसरा केस होता है जब डिविडेंड कंपनी देती है शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन पे डिविडेंड देती है। तो ये दोनों ही केस में है कि 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन तब जब किसी भी होल्डर रिसीवर का जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 5,000 से एक्सीड करता है, 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नया सेक्शन है, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 194K, पहले ये सेक्शन नहीं था। ओके, नेक्स्ट वी कम टू टीडीएस में एक और चेंज आया है। पहले क्यों टीडीएस में पहला का प्रोविजन बताती हूँ। 194J में चेंज आया है। 194J में पहले क्या था कि प्रोफेशनल की जो सर्विसेज अगर आप लेते थे, टेक्निकल फीस की सर्विसेज आप लेते थे, तो उन पे आप 10% का टीडीएस डिडक्ट कर देते हैं अगर आप उसका अमाउंट 30,000 से एक्सीड करता है तो। अब नया प्रोविजन आया है जिसमें प्रोफेशनल टैक्स का जो प्रोफेशनल सर्विसेज पे जो टीडीएस है वो तो सेम है, वो 10% है, जैसे ही पहले था वैसे ही है। बट जो टेक्निकल फीस है उस पे जो टीडीएस का अमाउंट हो गया है वो 2% हो गया है। अब ये चेंजेस क्यों आए? ये इस वजह से आया बिकॉज
एक केस हुआ था एक एपलेट ट्रिब्यूनल में, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में, और वो केस ये था कि कोई हमारे रियलिटी शोज हैं, तो रियलिटी शोज क्या करते थे कि सुपरस्टार्स को बुलाते थे, सिंगर्स को बुलाते थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीडीएस उनका 194J यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज में ना काट के उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर उनका टीडीएस काटा था 194C के अंदर, कि हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो इनका हम 1% का टीडीएस डिडक्ट करते हैं। बट हमारा जो इनकम टैक्स था उसने उसके ऊपर केस कर दिया उस रियलिटी शो के ऊपर कि आप प्रोफेशनल सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं किसी भी सिंगर से या किसी भी सेलिब्रिटी से, तो आप 10% टीडीएस डिडक्ट करिए, आप 1% टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये केस गया था इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में, और एपलेट ट्रिब्यूनल में ये डिसाइड हुआ, उसने एपलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रोफेशनल सर्विसेज इन केस ऑफ सिंगर या इन केस ऑफ ये जो आपके सुपरस्टार्स हैं, दे आर नॉट देयर अपीयरेंसेस एज अ गेस्ट इन एनी रियलिटी शो। वो क्या होता है, क्योंकि प्रोफेशनल किसी भी सिंगर के लिए उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है, किसी सिंगर के लिए उसके प्रोफेशनल सर्विसेज रिकॉर्ड, किसी भी सुपरस्टार के लिए उसके प्रोफेशनल सर्विसेज में एक्टिंग करना फिल्म में। तो यहाँ पे वो रियलिटी शो में आके ना ही वो कोई एक्टिंग कर रहा है और ना ही वो कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा है। तो इस वजह से एक प्रोविजन लेके आया गया और वो ये कहा गया कि अगर आप टेक्निकल फीस या टेक्निकल सर्विसेज कोई भी रेंडर करता है तो उस केस में 2% का टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। और जो इसी केस में अगर अब कोई रियलिटी शो में किसी भी सुपरस्टार या किसी को बुलाया जाएगा तो उस केस में 194J के अंदर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग और बहुत सारे लोग अब अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस ये सोच रहे हैं कि हमारी शॉप्स अब नहीं वर्क कर रही हैं, तो अब हम ऑनलाइन ले जाके अपने बिजनेस को या अमेजोन के साथ टाइप करते हैं या फ्लिपकार्ट के साथ, मिंत्रा के साथ, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है, पेटीएम के साथ। तो वो लोग टाइप करते हैं और उस टाइप और उसी की वजह से ये प्रोविजन आया। ये पहले नहीं था, 1920 में ये प्रोविजन नहीं था। ये टीडीएस का नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है 194O, और ये प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है तो वो 1% का टीडीएस डिडक्ट करके उस पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये लोग हो गए, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो पर्सन है जो कि उनके थ्रू, उनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गुड्स सेल कर रहा है। तो जब भी गुड्स सेल करता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स उसको पेमेंट करते हैं। तो अब वो जो पेमेंट करेंगे वो 1% का टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे एंड देन उसको पेमेंट करेंगे। और अगर उसके पास पैन नहीं हुआ, यानी कि जो कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसके पास पैन नहीं हुआ, तो उस केस में 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा, 20% डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज 20% का नॉर्मली डिडक्ट होता है। 206AA का प्रोविजन है कि अगर किसी का भी पैन नहीं प्रोवाइड करता है तो हम 206AA के अंदर उसका 20% का टैक्स डिडक्ट टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर उसका पैन नहीं है तो। बट सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए 194O के लिए ये प्रोविजन चेंज हुआ है, और इन्होंने बोला है कि हम 206AA में उससे 20% ना लेके 5% लेंगे, जस्ट टू बूस्ट अभी फॉर द टाइम भी, ताकि टीडीएस कट करने पे लोग बहुत ज्यादा क्वेरीज ना रेज करें। तो दिस इज अ न्यू प्रोविजन 194O जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ओके, देन देयर इज ये एक नया प्रोविजन, अगेन नया प्रोविजन नहीं है बल्कि ये प्रोविजन 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये प्रोविजन उन लोगों के लिए है जिनका हाउसिंग लोन है, और लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो उनका हाउसिंग, जो उनका घर है वो 45 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, एंड जो उनका लोन है अमाउंट है वो 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, देन तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है सेक्शन 80EE में। इसमें ये बेनिफिट था लास्ट ईयर कि अगर आप 1/4/19 के से 31/3/20 तक में कोई भी हाउसिंग लोन लेते हैं और उस पे कोई भी इंटरेस्ट बनता है, उस पे इंटरेस्ट जो भी बनेगा आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं 80EE में 1.5 लाख तक का। ये सिर्फ स्कीम जो आई थी वो 1920 के लिए आई थी और सिर्फ 1920 में ही एप्लीकेबल थी, ये उन्होंने और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करी थी। बट 2021 अभी 20 के बजट में उन्होंने ये स्कीम एक्सटेंड कर दी है 2021 में भी,
और उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई भी घर लिया है 1420 से 31/3/21 के बीच में, अगर आपने कोई लोन लिया है और वो लोन 35 लाख से कम है और जो हाउस की रजिस्ट्री का अमाउंट है वो 45 लाख से कम है, तो आप अगेन 80 EE में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप उसका बेनिफिट उसमें ले सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू प्रोविजन, दिस इज अगेन अ बेनिफिट, ताकि just to boost the economy, just to encourage people to buy home and take home loans and get the benefit from this. Then there is a एक और नया प्रोविजन है, नया प्रोविजन चेंज है प्रोविजन में 43CA एंड 50C में। 43CA क्या होता है, 50C क्या होता है? 43CA तब लगाया जाता है जब कोई भी कंपनी जो कैपिटल एसेट्स में डील कर रही है वो अपने कैपिटल एसेट्स को सेल करती है, तब लगाया जाता है। और 50C तब लगाया जाता है जब कोई इन्वेस्टर है वो अपनी जो इमोवल प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग या कुछ और है, उसको सेल करता है, तब कैपिटल गेन लगता है, तो उस केस में 50C यूज होता है। 43CA में क्या है कि पहले क्या था कि सपोज फॉर एग्जांपल हमको स्टॉक इन ट्रेड है, उसको हम सेल कर रहे हैं और उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 10 लाख की है, बट हमने क्या किया, हमने सेल कर दी उसको 11 लाख की। तो पहले क्या था कि परमिसिबल डिफरेंस जो था स्टैम्प ड्यूटी में एंड एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन में वो 5% का था। मतलब अगर 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी है तो 10,50,000 तक के आप उसमें आप 10,50,000 तक के आप सेल कर सकते हो। बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ मतलब सॉरी, नाउ अब क्या है, अब और जितना भी डिफरेंस होता था, डिफरेंस जैसे कि 50,000 का जो डिफरेंस हुआ वो आपको एज अ आपका कैपिटल एसेट मान ली जाएगी 43CA की अगर हम बात करें तो। और अगर हम 50C की बात करें तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। बट नाउ दिस 5% की जो लिमिट है वो 10% कर दी गई है। मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी और जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी सेल अमाउंट है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, अगर उसमें डिफरेंस 10 लाख का भी हुआ, सॉरी 10% का भी हुआ, तो भी वो डिफरेंस परमिसिबल है। और उसके ऊपर अगर कोई डिफरेंस होगा देन उसको कैपिटल गेन या उसको क्या कहते हैं, अपनी इनकम में कंसिडर किया जाएगा, सेल्स रिसिप्ट मानी जाएगी। तो यही थे कुछ मेजर चेंजेस जो कि हमारे आए थे 2021 में एज कम्पेयर टू 2019-20। तो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस। और ऐसे उसके अलावा जीएसटी में भी कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, मेनली इनकम टैक्स में डिफरेंसेस थे। सो दोज आई हैव टोल्ड almost all the differences. Quite a few changes in 2020, I believe. So I have a question, but quite a few I'll wait changes. for others if anybody has any queries. So this was very, very interesting. Although, Nupur, I'll just request, I know आपने पहले भी share किया है, but these, if you can reshare it again, maybe put it in the chat, that list you had. Sure, I'll share. So I'll share. So because that was very handy way of seeing. अभी भी शायद सामने होता तो थोड़ा easy हो जाता हम लोग। You can refer it whenever you have any problem. Because see, what happens is for us is I didn't even know I always knew about TDS, but 194 day है ये मुझे नहीं पता था, आज पहली बार पता चला। Because what happens is आप अपना पूरा दे देते हो CA से और आप deal करो। So, but then we should know these things because I have a query regarding that. Anybody has any other question? Sandeepta, Shitanshu, Arpita, you just join. Rachita. Oh, Sandeep has a query. Ma'am, I have a question actually. 194J की अब क्या present ceiling limit है? It's 30,000. 30,000 ही है अभी भी. So since I have a question just in extension of it, I might as well ask. So I'm an independent consultant. That's how I on paper I am. अभी register वगैरह नहीं है, and I work that way. And my clients always cut that TDS amount 10%. But that is for my services. So because I provide technical services well, when is that 2% thing applicable? I'm confused. नहीं 2% जो technical services है, technical services mainly for the management and for the training purposes. मतलब this is अगर हमारा जो profession है, sometimes I नहीं because conducting training. but
what happens is that your profession might have been listed in section 44A, जहां हमारे पास इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रोविजन लगता है, वहां हम कोई जनरल प्रोविजन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है, डिजाइनर की सर्विसेज है, मार्केटिंग है, सब एम्स है ना, ये ऑलरेडी हमारे सेक्शन 44AA में डिफाइंड है, प्रोफेशंस डिफाइंड है। तो उस केस में जो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा वो 10% ही लगेगा। ओके, तो 2% कहाँ Yeah. लगा? 2% मैंने आपको बताया ना कि केस आया है, जैसे कि आया ये वाला रियलिटी शोज वाला। उस केस में वो लोग क्या कर रहे थे, रियलिटी शोज वाला, उस केस में जो सुपरस्टार या सिंगर्स आते थे, उस केस में वो लोग डिडक्ट कर लेते थे कम, मतलब 1% डिडक्ट कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा 1% डिडक्ट करके आप 2% डिडक्ट करें, वो स्पेशली उस केस के लिए आया है। वो हम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है। नहीं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं, मतलब व्हाटएवर, मतलब वो डिपेंड करता है ऑन द बेस ऑफ द प्रोफेशन आप क्या कैरी ऑन कर रहे हो, है ना। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो प्रोफेशनल सर्विसेज पे जैसे पहले 10% था, वो अभी भी 10% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। And 30,000 is per month, of course, right? Or altogether? 30,000 total altogether in a one financial year. In one financial year. So इसका तो इसके ऊपर हो ही जाता है, तो that's when they तो deduct. हो जाता है, हाँ, that is why they deduct. Yeah, so is this like up till ऐसा कुछ होता है, just to understand so that I don't have anything wrong. So let's say किसी client को मुझे 1 लाख रुपए देना है एक साल में, okay? Whatever is the monthly amount. So is it like after 30,000 तो 70,000 पे 10% कटना चाहिए कि पूरे उस पे कटता है? पूरे उस पे 1 लाख पे पूरा 10% डिडक्ट हो जाता है फिर। I was वो just हम लोग trying देखते to, हैं, I was hoping you say trying to save some कुछ तो मिल जाए. So this is my but you can personal always get a thinking. refund of that. Yeah, but TDS is always, you can always claim it back, no? Yeah. In your Yeah, you can always claim it So- back, you can always get a refund. Yes, yes, yes. But then हाथ पे नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता. So I hate getting the But TDS it's lump sum amount आता है ना बाद में। अभी तक मैंने क्लेम किया नहीं है शायद, but इतना कभी अमाउंट हुआ नहीं. I'll have to find out. तो I'll you should claim because otherwise हर year वो lapse होता जाता है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, better do If that. you don't claim, नहीं, but they have said that they'll be paying all the refunds and everything very soon. irrespective पैसा है नहीं है, if you claim they have to give you, मतलब then you हाँ, there's they no, have to give you. I have to find out whether I have There is no claimed if or and not, but in because that. I have never got the money back. So it's again, as I said, I'm diverting. So it was my personal query. Because I am a consultant, तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा applicable था. And the e-commerce part, because I have a lot of clients who are moving to e-commerce. So it's moving good to to know. e-commerce. It's good to know. And you're right, because the current scenario, you cannot work in the traditional ways now. So it's good to know about the e-commerce. And of course, yes, so this is all tip of the iceberg. Then there are a lot of things, and that's where your expertise come in. Shitanshu, Rachita, any queries? Sudipta, Arpita? So I'm going to leave the silence. as Not well. from my side. Subi. Okay, okay. Rachita? Sudipta, Arpita, you haven't said anything. Hi, I know you came late. Yeah. Hi, I'm there. Hi. I'm listening, trying to understand some words, some things. I know. So if you have any query, because Nupur is with us for another 5-10 minutes. So if you have any query, let's kind of utilize the skills. No, it was a nice session, Nupur. I'm sure many people would have understood many things, but because I joined late and some things were going on at my side, so I was not totally present in the Okay, No okay. problem. You can always connect with me and ask if you have any query. Sure. Thank you so much. Actually, but I know we all kind of depend कि कोई और बता देगा, but then I think it's because of the current scenario, we all should be a little and this old to new
So I keep getting. Even I keep we should forgetting. be aware कि मतलब क्या चल रहा है Exactly. and क्या tax regimes है, because no one fools you out कि नहीं ऐसा नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही डिडक्ट करता चला आता तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा. हाँ, ये भी होता है. It is Even better if there are कि trusted people to tell you, it is still, I think, it is wiser to be, to know all yes these to things. be It is know all these advisable, I things. think. And also this old से नए में जा सकते हैं, लेकिन नए से वापस old में नहीं आ सकते हैं. नहीं आ सकते हैं. And हाँ, then- these people will not tell. These people will not tell because वो कहते हैं कि चलिए मैम अब नए regime में जाइए, नया वाला tax rate आ गया है अब Although आपको benefit हो सकता है. one of the sessions I was attending, they have said that the whole idea is that the government is trying it out, and in few years time, because the old one will not be feasible. As you said yourself that अगर नहीं है तो नए वाले में ज़्यादा आपकी tax saving होगी. Eventually, people will all shift to the new one. But this is then only जब आपका 15 लाख के ऊपर आपकी इनकम जाती है and आपके पास अगर डिडक्शंस है, because I don't think कि अगर आप आगे आने वाले टाइम में लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे या मतलब PPF में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या SIPs नहीं लेंगे, तो अगर हमारे पास डिडक्शंस है तो why not claim them and then pay taxes rather than not claiming deductions and paying some higher taxes at a higher rate of income. क्योंकि 15 लाख से ऊपर तो अगर आपकी कोई डिडक्शन नहीं है तो आपको 30% स्लैब जैसे पहले में देना पड़ा था वैसे अभी भी देना पड़ेगा. तो बेटर हम लोग डिडक्शंस क्लेम करके अपना टैक्स रेट कम कर लें. I was just reading. Sandeep has a query regarding the real estate provision. He wants to know more about real estate. How is it affected? Am I right, Sandeep? Yeah. It was in the chat. Can you explain that real estate Yes, provision that again? provision regarding TDS on 45,000 and above. 45,000 number? Sorry, 45 lakh. रियल एस्टेट का एक पॉइंट था. That was a difference, मतलब जो difference allowed होता था ना कि stamp duty और आपका जो actual consideration है उसमें जो difference allowed होता था वो 5% का difference allow हो जाता था. यानी कि अगर आपकी 10 लाख का stamp duty है और अगर आप जो actual transaction उसको कर रहे हैं वो अगर आप 11 लाख पे कर रहे हैं तो पहले से 5% का डिफरेंस ही अलाउड था और बैलेंस तो आपको एज अ कैपिटल गेन या एज अ अपनी बिजनेस इनकम दिखानी पड़ती थी. बट अब क्या है कि आपको 10% का परमिसिबल डिफरेंस है. लेकिन अगर आप 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी का कोई भी सर्कल रेट है आपकी किसी प्रॉपर्टी का और आप उसको 11 लाख में सेल कर रहे हो तो दैट इज अलाउड. 11 लाख से ऊपर फिर आपको मतलब उसको बिजनेस इनकम या उसको एज अ कैपिटल गेन कंसिडर करना पड़ेगा. You got it, Sandeep? Yes, thank you. Okay. Unless anybody has any question, we can always wind up. Okay. Okay. So I know we had less numbers, but thank you so much, Nupur. It was really insightful. Most welcome. My And pleasure. yes, and I have recorded the session, so it will be there on YouTube. I'll upload it and I'll share the link with you for your reference. But once again, Okay. thank you. I learned. I was थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा I missed out because थोड़ा technical हो जाता था. But I I was tried a my bit best. fast. No, it's not about being fast. It's something which actually doesn't concern you too much. You kind of, try to just give it a pass. And also the sections and everything, since you are familiar. हाँ. अब वही जैसे मैं social media के बारे में बोलती हूँ तो जैसे हाँ lead and everything. So the other person is just looking. So it's kind of like you the jargon. You हाँ, because grasp only what I'm you familiar think you with those require. terms. So वो थोड़ा सा हम लोग बीच में and then when you slowed down, it would have been easier to have some kind of document so we can see Exactly. the checklist. हाँ, A थोड़ा सा हम लोग miss कर रहे थे. I will share you the presentation with everyone. अरे हमें चला देती presentation था तो. I just forgot. You told me also earlier कि आप presentation देना, but मैं बिल्कुल भूल गई presentation देना. I have a presentation. I'll share with you. I would have given you the share screen मुझे पता होता तो it's okay. We live and learn. अच्छा वो because we were discussing about the numbers, I forgot. Usually I do these things. हाँ. Okay. But thank you so much. And if anybody wants to get connected with Thank you, Nupur, Nupur. please let me know. Thank I'll you. share her number with you all. And thank you, Sandeep and Praveen, to come. Thank you, ma'am. Yeah, thank you.
And thank you, Shitanshu, Arpita, Sudipta, and Rachita. And of course, Our Thank pleasure. you. Thank Thank you, Surbhi. Thank you, Thank you, Surbi. Ritu. Thank you, our host, Surbi. thank you. Thank you, Surbi. Bye. I'm ending the Bye. session Bye. now. Yeah. Thank you. Bye. Take care.